हेलो एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और उसी में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ के टू टाइप है, तो उसमें से हम पहला डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट लेंथ। तो डायरेक्ट मेजरमेंट का जो मीनिंग है कि हमें उनके लिए कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन या इनडायरेक्टली हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। हम एक स्केल लेंगे और उसको जो चीज़ हमें मेजर करनी है उस पर डायरेक्ट उस पर लगाएंगे और उसकी जो मेजरमेंट है हम वो कर लेंगे। तो इसमें जो चीज़ इंक्लूड होती हैं, सबसे पहला हम कह सकते हैं ए मीटर स्केल। फॉर डिस्टेंसेस 10⁻³ मीटर टू 10⁻² मीटर। एक मीटर स्केल होता है, सेंटीमीटर स्केल होता है जो हम यूज करते हैं, जो हमारे जियोमेट्री बॉक्स में होता है। 15 सेंटीमीटर का स्केल हमारे पास होता है। तो हम कोई लाइन, हमें जो है कोई लाइन मेजर करनी है, मान लीजिए एक लाइन है वो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो हम डायरेक्टली स्केल लगाते हैं और देखते हैं कि यहाँ तक की मेजरमेंट कितनी आ रही है। 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जितनी भी आ रही है हम उसको मेजर कर लेते हैं इस स्केल के थ्रू। तो कुछ ऐसा दिखता है स्केल। तो ये एक डायरेक्ट मेजरमेंट है। इसी तरह कुछ और जो बहुत छोटी चीज है, जो मान लीजिए आप थिकनेस ले रहे हैं कि पेपर की, या बहुत आप प्रिसाइज मेजरमेंट करना चाहते हैं इस चीज की, कि नहीं सेंटीमीटर नहीं, सेंटीमीटर के अलावा भी अगर किन्हीं दो कॉलम के बीच में फॉल हो रही है, जैसे मान लीजिए इसकी लेंथ 0.5 है, तो मान लीजिए कि 0.5 का मतलब है कि 1 2 3 4 5, यानी कि इतना जो स्केल वो कवर करेगी 0.5 सेंटीमीटर की लेंथ। पर ये एग्जैक्टली सेंटीमीटर ना हो के मान लीजिए यहाँ कहीं बीच में है ना, ये चार बॉक्स पूरे हैं और चार बॉक्स और पांचवें बॉक्स के यहाँ पे बीच में है। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमें ज्यादा प्रिसीजन रिक्वायर्ड है, ज्यादा प्रिसाइज हमारे पास अगर स्केल होगा तो हम उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो उन स्केल्स में आपका होता है एक वर्नियर कैलिपर होता है। वर्नियर कैलिपर जो मेजर कर सकता है अप टू 10⁻⁻⁴। 10⁻⁻⁴, यानी कि इसमें स्केल जो आपका सेंटीमीटर स्केल है, और इसमें जो जो स्मॉल डॉट्स हैं वो आपका मिलीमीटर तक बता पाते हैं। मिलीमीटर का मतलब यही है कि 10⁻³ तक बता पाते हैं जो यहाँ लिखा हुआ है। तो 10⁻³ से नीचे अगर आपको मेजर करना है तो आप वर्नियर कैलिपर का यूज कर सकते हैं, जिसको जो 10⁻⁻⁴ मीटर तक की जो चीज है उसको मेजर कर सकता है। और इससे भी और प्रिसाइज है वो आपका स्क्रू गेज। स्क्रू गेज है, या फिर एक स्फीरोमीटर है एंड स्फीरोमीटर। ये इतनी प्रिसाइज मेजरमेंट होती हैं कि आप स्क्रू गेज से एक हेयर की थिकनेस आप माप सकते हैं। यानी कि आपके सिर पे जो बाल है, अगर आप उस एक बाल की थिकनेस अगर मापना चाहते हैं तो उसको उसको भी प्रिसाइजली आप मेजर कर सकते हैं स्क्रू गेज की हेल्प से। ये डायरेक्ट मेथड्स हैं, क्योंकि हमने स्केल लिया और जिस सब्जेक्ट की हमें मेजरमेंट लेनी है डायरेक्ट उस पर लगाया और हमने इसको मेजर कर लिया। तो ये सारे जो मेथड आपकी डायरेक्ट मेथड है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट मेथड।
डायरेक्ट मेथड indirect method of measurement of length for measurement of length। अब इनडायरेक्ट मेथड में आपके बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपका एक इको मेथड होता है, आपका लेजर मेथड है, रडार मेथड है। आप अलग अलग बुक में देखेंगे तो आपको बहुत सारे मेथड मिल जाएंगे, लेकिन वो सभी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगर इनकी जरूरत पड़ी, अगर कोई कमेंट्स आता है कि हाँ जी हमें ये भी करना है, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो प्रिपेयर कर देंगे। पर अभी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो आपकी बुक में है वो है आपका पैरेलैक्स मेथड। इसके अलावा जो 8-10 मेथड है वो आपके सिलेबस में या आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो आपके सिलेबस में नहीं है, पर एक ही मेथड जो एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो आप काउंट करेंगे तो 10-12 मेथड आपको अलग अलग बुक में, मतलब 7-8 मेथड या 10-12 मेथड आपको टोटल मिल जाएंगे। तो पैरेलैक्स मेथड हम डिस्कस करते हैं। पैरेलैक्स को समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है और मैं उस ऑब्जर्वर की आंखें बना देता हूँ दो, क्योंकि हमें प्रिसाइजली हमें जो मेजर कर रहे हैं चाहिए वो। तो आप मान लीजिए कि आपके पास एक पेन है, आप एक पेन को देख रहे हैं, ये आपके पास इस पोजीशन पे एक पेन है, मान लीजिए यहाँ कहीं है, और पीछे एक दीवार है। अब आप अपनी एक आंख को, ये मान लीजिए लेफ्ट आई है और ये राइट आई है, अगर आप मान लीजिए आप अपनी एक आंख को बंद कर लेंगे और आप मान लीजिए लेफ्ट आई से मेजर कर रहे हैं, तो आपको कुछ डिस्टेंस नजर आएगी, जो आपको लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे नजर आएगा। लेकिन जब आप लेफ्ट आइज को बंद कर लेंगे और अपने राइट आइज को ओपन कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि पोजीशन यही नहीं रही, थोड़ी शिफ्ट हो गई है। और आप देखेंगे कि दीवार पे जो आपको दिखाई दे रही है कि दीवार पे किस पॉइंट पे दिखाई दे रही है, तो आपको वो इस पॉइंट पे कहीं दिखाई दे रही होगी। ये एग्जैक्टली यही निकल के आती है। कहने मतलब यही है कि ये डिस्टेंस, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है जिसको मैं बी बोल लेता हूँ, तो ये डिस्टेंस बी जो है यही निकल के आती है। और इसी डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस बी है, इस सेपरेशन की वजह से आपको एक ही चीज दो अलग अलग पॉइंट पे यहाँ दिखाई देती है। इसी को हम बोलते हैं पैरेलैक्स। दिस इज कॉल्ड पैरेलैक्स। यानी कि जो आप इसको लिख सकते हैं पैरेलैक्स, डिफरेंट पोजीशन फॉर सेम ऑब्जेक्ट different position for same object when measured from different observation point। ऑब्वियस है कि जो ये डिस्टेंस जो है एल, ये अलग ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया, राइट आइज आपकी अलग ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया। आपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज किया तो इसकी वजह से आपका जो है ये अ, आपका जो है पोजीशन जो है वो चेंज हो गई है। तो इस डायग्राम को हम अलग से बना सकते हैं समझाने के लिए कि अब हम इसी एग्जांपल को थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं कि हम जो पैरेलल मेथड यूज करते हैं उसमें पहले आपको बता दूं कि जो डिस्टेंस बी होगी इसको हम बेस बोलते हैं, बेसिस बोलते हैं। जो बी डिस्टेंस उसको हम बेसिस बोलते हैं, और जो यहाँ पे जो एंगल बनेगा थीटा, इसको हम पैरेलल एंगल बोलते हैं, पैरेलैक्स एंगल।
तो आप इसी केस को मान लीजिए कि हम अर्थ पे हैं और हमें मून की डिस्टेंस जो है मेजर करनी है। मतलब बहुत फार ऑब्जेक्ट ले रहे हैं कि ये कोई फार ऑब्जेक्ट है। अभी तो हम एक पेंसिल की बात कर रहे थे। तो अब इस केस में क्या हुआ कि आप अर्थ पे दो अलग अलग पॉइंट ले लेंगे ऑब्जर्वेशन के। मान लीजिए बहुत एक्सट्रीम मैंने ये ले लिया और एक यहाँ ले लिया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस, ये डायग्राम कुछ कुछ आपका ऐसा ही बन जाएगा जो आपका ये शेप है। ये जो डायग्राम है कुछ कुछ ऐसा ही बन जाएगा। इसको बोल देते हैं पॉइंट ए ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको पॉइंट बी बोल देते हैं, और ये अपना मान लीजिए इस पॉइंट पे मून हो गया। तो आप अलग अलग आप देखेंगे कि जो पॉइंट्स हैं ये दोनों, तो यहाँ भी हम एंगल थीटा बना सकते हैं। और मैं मान लेता हूँ कि जो ये डिस्टेंस है मून और अर्थ के बीच में, ये डिस्टेंस पी पॉइंट से ये डी है। ऑब्वियस सी बात है ये भी डी होगी। और बेसिस को हमने मान लिया चलिए बी है तो बी ही ले लेते हैं। तो अब हमारे लिए मेजरमेंट करना बहुत आसान हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि हमें ए और बी के बीच की डिस्टेंस पता है जो कि बी है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें आप जो फॉर्मूला है आर इक्वल टू रेडियस इनटू थीटा आप वो लगा सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि ए बी तो आपका आर्क है नहीं, पर हमें पता है कि जो डिस्टेंस डी है वो बहुत बहुत ज्यादा है डिस्टेंस बी से, यानी कि डिस्टेंस भी बहुत स्मॉल है। और जब आर्क बहुत छोटी होती है, यानी कि बहुत छोटा पोर्शन होता है आर्क का, तो हमको स्ट्रेट नजर आता है। तो इस कंडीशन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो हम आर्क इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा नहीं लिख पाएंगे। पर क्योंकि हमें पता है कि डिस्टेंस बहुत लार्ज होती है, आप मून की बात करेंगे, स्टार की बात करेंगे तो वो ज्यादा लार्ज डिस्टेंस हो जाएगी। तो हम ये फॉर्मूला जो है इसमें लगा सकते हैं। इसमें आपके केस में जो आर्क होगी वो आर्क ए बी है जो इक्वल टू बी है, और रेडियस डी है, और आपका एंगल थीटा आप ये पैरेलक्स एंगल आपका है। तो अब आप इस केस में देखेंगे कि आपको जो डिस्टेंस है आप कैलकुलेट कर सकते हैं डी इक्वल टू बी बाई थीटा। यानी कि बहुत सिंपल सा कंसेप्ट हम जो है यूज करके हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। जो आप इससे एंगल चाहे तो एंगल भी निकाल सकते हैं, आपको डिस्टेंस किसी चीज की पहले से पता है, या फिर आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए इसी केस को मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, जो स्टार जो होते हैं, मैं यहाँ पे मतलब एक्स्ट्रा समझाने के लिए है, जस्ट टू क्लैरिफाई द थिंग्स, कि स्टार जो होते हैं वो अर्थ से बहुत दूर है। अगर ये अर्थ है, ये स्टार है, तो ये बहुत दूर होते हैं, ये डिस्टेंस जो बहुत ज्यादा होती है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि मान लीजिए सन है और ये अर्थ का ऑर्बिट है, और यहाँ पे आपका कोई स्टार है, ये कोई स्टार है। तो इंस्टेड की हम दो पॉइंट अर्थ पे चूज करें, हम क्या करते हैं कि वेट करते हैं 6 महीने का। मान लीजिए एक पोजीशन हमने यहाँ से ये ले ली और यहाँ से हमने ये जो है डिस्टेंस बना दी, और एक ये यहाँ से लेकर के, और 6 महीने बाद एक ऑब्जर्वेशन यहाँ से ले ली। इससे क्या हुआ कि हमारा जो बेस है वो बड़ा हो जाएगा, यानी जो ए बी हमारा बेस है, इस तरीके से हम उसको बड़ा कर सकते हैं मेजरमेंट के लिए, ताकि एक यूजफुल एंगल हमारे पास आ पाए। क्योंकि अगर हम अर्थ से ऑब्जर्व करेंगे तो स्टार आपको हमेशा ही सेम पोजीशन पे दिखाई देगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आपकी पोजीशन आपने कुछ शिफ्ट किया। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करेंगे, आपको लगेगा कि एक ही पोजीशन पे है, कोई एंगल बन ही नहीं पा रहा है। तो इन केस में हम अपने बेसिस को बड़ा करने के लिए, हमें पता है कि जो डिस्टेंस है सर्कुलर पार्ट जो ट्रेवल कर रहा है अर्थ सन के चारों ओर, तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी, तो हमारे पास जो बेस है वो काफी बड़ा हो जाएगा। तो ये है आपका पैरेलक्स मेथड, जिसका यूज करके हम जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं उनकी जो पोजीशन है हम वो पता कर सकते हैं और वो लेंथ हम निकाल सकते हैं।